एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स एंड दिस इज योर टीचर मरियम खिलजी। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक सीजनल एंड कंटिन्यूस ब्रीडर्स, जिसमें लेक्चर 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो कहना चाहिए नॉर्मली अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी थी, हमने कुछ एग्जांपल्स लेके बात करी थी कि सीजनल में कौन आते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर्स में कौन आते हैं। फिर हमने एक बात और एक्स्ट्रा की थी लास्ट में कि रैबिट्स के अंदर आफ्टर कॉपुलेशन ही मतलब कॉपुलेशन ही वहां पर एक ट्रिगर पॉइंट की तरह एक्ट करता है, जिस वजह से वहां पर ओव्यूलेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। अदरवाइज नॉर्मली जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ओव्यूलेशन और कॉपुलेशन आपस में रिलेटेड नहीं होते। ओव्यूलेशन जो टाइम पर होना है वो वहां पर होता है। इट डजंट डिपेंड ऑन मतलब जो पॉपुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। सो दीज वर द थिंग्स इन द लास्ट लेक्चर विच वी कैरिड ऑन। अब आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर कि जनरली मैन जो रहता है यानी ह्यूमंस जो रहते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में कोई साइकिल ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी वहां देखने को नहीं मिलती। यानी कि जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे ना कि जैसे एक टाइम आता है पूरे ईयर में जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रस पीरियड। ईस्ट्रस पीरियड किसी किसी एनिमल में 2 बार आता है, किसी में 3 बार आता है। वो पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें ही वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जा सकता है, वो रिप्रोड्यूसिंग फैक्टर्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं, वो सब चीजें होती है। सो ह्यूमंस में अगर हम बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड, वहां पर ईस्ट्रस और एन ईस्ट्रस दोनों ही तरह की कुछ खास चीज देखने को नहीं मिलती। यानी कि वो ना ही कोई पर्टिकुलर टाइम पे सेक्सुअली एक्टिव हो जाएंगे और सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाएंगे, ऐसा कुछ जनरली ह्यूमंस में नहीं देखने को मिलता। वो थ्रू आउट द ईयर एक्टिव ही रहते हैं फॉर रिप्रोडक्टिव मोड। तो ये चीज यहाँ पर देखने को थी। पर नेवरथलेस अगर हम बात करें रेगुलर साइक्लिक चेंजेस जो रहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ वीमेन में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल प्यूबर्टी से पहले नॉर्मली फीमेल्स अलग टाइप की वहां पर रहेंगी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग रहेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफकोर्स डेवलप नहीं रहेंगे। बाद में वो सेक्सुअल मेच्योरिटी पे जाकर जब शुरुआत होगी वो डेवलप होंगे। फिर एक टाइम आता है मेनोपॉज स्टेज का। मेनोपॉज स्टेज में रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी जो होती है फीमेल्स में वो वहां पर वो नहीं रहती प्रेजेंट। 45 to 50 ईयर्स का मेनोपॉज स्टेज रहता है। तो नॉर्मली आपको पता होगा ये। फॉर एग्जाम्पल ये किसी ह्यूमन फीमेल का अगर हम टाइम पीरियड बना रहे हैं, 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है जनरली, लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं टेक्निकली। तो पहला तो होता है यंग स्टेज। यहाँ पर कोई रिप्रोडक्टिव फीचर्स उसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं होती है, ये चीजें यहाँ पर होती है। सेकेंड यहाँ पर जो स्टेज होती है वो यहाँ पर होती है जब वो प्यूबर्टी में आ जाती है, स्टार्टिंग हो गई प्यूबर्टी की। तो प्यूबर्टी की स्टेज फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रही इस जगह से, और ये यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है वो रहता है मेनोपॉज का। और यहाँ पर प्यूबर्टी वाली स्टेज जो जहां से स्टार्ट हुई है वो हमें यहाँ शो करना चाहिए था। और ये जो पूरा टाइम पीरियड है उसमें वो रिप्रोडक्टिव हो सकती है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकती है, ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर उसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी प्रेजेंट रहती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होती है उस जगह पे हम कहते हैं मेनोपॉज। जनरली 45 to 50 ईयर्स की फीमेल होगी तब ये देखने को मिलता है। प्यूबर्टी जनरली 12 to 13 ईयर्स मोस्टली आ जाती है। तो मेनोपॉज का ये टाइम पीरियड हो गया 45 to 50 ईयर्स का, ये यहाँ रहता है। और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो होती है वो एंड कर जाती है। इसके बाद वो कैपेबल नहीं होगी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऑफस्प्रिंग्स को बियर करने के लिए। ये एक टाइम पीरियड आपको ऑलरेडी पता है, वो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लाइनिंग जो कहते हैं यूट्रस की, वो बहुत ज्यादा कोरुगेटेड होती है। यानी कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब डेवलपमेंट होना लगता है उसमें, इस टाइप की चीजें उसमें होती है। और ब्लड वेसल्स जो होती है वो कंजेस्टेड रहती है अंटिल एट द एंड ऑफ द साइकिल। आपको पता है कि नॉर्मली पूरे मंथ वहां पर ब्लड वेसल्स पूरी डिपॉजिट होती जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरह से नेस्ट तैयार करती है कि अगर वहां पर प्रेगनेंसी होती है तो वहां पर जाइगोट वहां इम्प्लांट होगा और एम्ब्रियो बनेगा वहां पर, इस टाइप से चीजें होंगी, इसलिए वो अपने आप को रेडी करती है। और अगर मंथ के एंड तक वहां पर कोई प्रेगनेंसी अगर नहीं करती तो इस वजह से कंसिक्वेंटली होता क्या है, वहां पर वो जो लाइनिंग्स रहती है यूट्रस की, ब्लड लाइनिंग्स, वो शेड कर जाती है और वहां पर उसको मेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। तो ये वाली सारी चीजें मैं यहाँ नोट नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स वेरी मच कोरुगेटेड एंड इट्स ब्लड वेसल्स कंजेस्टेड अंटिल एट द एंड ऑफ द साइकिल इट्स लाइनिंग एंड द ब्लड आर शेड एंड पास आउट थ्रू द वेजाइना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 4 to 5 days। नॉर्मली मेंसेस 4 to 5 days, 8 days तक भी कुछ गर्ल्स में देखने को मिल सकते हैं, ये चीजें रहती है। फिर उसके बाद दिस कंस्टिट्यूट द मंथली और menstrual period which is followed by a time during which the uterine mucous membrane begins to grow and again
जब एक बार मेंसेस आ जाएंगे उसके बाद से फिर से वो वापस से ब्लड वहां पर इकट्ठा होगा, वहां पूरी प्रोसेस जो रहती है वो शुरू हो जाती है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा उसका डायग्राम भी शो किया था। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओव्यूलेशन हर साइकिल में जनरली ह्यूमंस में 14th डे पर देखने को मिलता है। अगर 14 डे के आसपास फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगा तो वहां पर जाइगोट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि वहां पर इम्प्लांट कर जाता है। उसके बाद 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड रहता है, उसके अंदर तक वहां कोई मेंसेस प्रेजेंट नहीं होंगी फीमेल में। और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता तो हर मंथली ब्रेकडाउन ऑफ यूटेराइन टिश्यू वहां पर देखने को मिलता है। साइकिल बार बार रिपीट होती है। ऑल्दो जो साइकिल रहती है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं चेंज थोड़ा बहुत आ सकता है, और इतना चेंज नहीं आता जैसे कि एस्ट्रस और एनिस्ट्रस जो पीरियड्स होते हैं दूसरे मैमल्स के अंदर, इस टाइप का चेंज नहीं आता। और जो ये ओव्यूलेशन और कॉपुलेशन एक दूसरे से यहाँ रिलेटेड भी नहीं होते। दूसरी बात होती है यूटेराइन ब्लीडिंग जो रहती है डज नॉट अकर एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एज इट डज। कुछ एनिमल्स में ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे ओव्यूलेशन होता है उसी टाइम पर ब्लीडिंग भी वहां पर देखने को मिलती है, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। 14th डे पर जब ओव्यूलेशन होगा वहां ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। सो ऑल्दो द साइकिल ऑफ चेंजेस in the reproductive organs appear to resemble the estrus and anestrus periods of other mammals, but it differ in the copulation. Differ in that copulation may occur at any time and is not restricted to the time of maximum congestion of the uterine lining. Uterine bleeding does not occur at the time of ovulation as it does, for instance, in dog, and dog में generally हो जाती है उस टाइम पर। And at no time between the beginning and the end of reproductive life are the sexual organs in a non-functioning state. तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको नोट तो नहीं करना होगा। और इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है, प्रैक्टिकली नो साइक्लिक चेंजेस अकर इन द मेल एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यूज ड्यूरिंग लाइफ विद डिमिनिशिंग विगर इन द लेटर ईयर्स। मेल्स में जनरली कोई ऐसी मेनोपॉज जैसी स्टेज नहीं देखने को मिलती है, बस ये याद रखना है आपको यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपको अगर वाइल्ड बर्ड्स का थोड़ा सा केस समझाऊं तो वो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इसको पहले तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन को। फाइन। सो वाइल्ड बर्ड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो साइज ऑफ गोनेट्स होता है वो ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर साइज ऑफ गोनेट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग का टाइम है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि बर्ड्स को कैसे समझ में आ रहा है या उनकी बॉडी को कैसे समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर टाइम पे ही गोनेट्स को डेवलप करना है, ये सारी चीजें कैसे समझ में आ रही है। सो इट हैज बीन क्लियरली शोन कि कुछ ऐसे एक्सटर्नल एजेंट होते हैं जिस वजह से यहाँ पर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो रहती है बर्ड्स की उसमें इन्फ्लुएंस आता है। और वो कैसे होता है कि बर्ड के ऊपर कितनी लाइट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट को हम ले सकते हैं एग्जाम्पल। सनलाइट जो बर्ड के ऊपर आती है उससे उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसे समर सीजन जो होता है उसमें डे लेंथ इंक्रीज कर जाती है। समर्स के टाइम पे हम बात करते हैं कि डे लेंथ बढ़ जाती है। हम कहते हैं ना दिन जो होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है, जिसको हम समर सीजन कहते हैं। तो जब लाइट ज्यादा टाइम तक बर्ड की आंखों में आती जाएगी तो उसको फील होने लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं समर सीजन आ गया। या फिर शॉर्टेस्ट डे ऑफ विंटर भी वो कहीं ना कहीं समझ लेती है, जिसको हम विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बर्ड्स में, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे ही पता चलता है लाइट ज्यादा आती है तो ये वहां पर सेंस कर लेता है उस चीज को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पर क्या करता है, वो हॉर्मोन्स को रिलीज करने लगता है, जिन हॉर्मोन्स की वजह से ग्रोथ ऑफ गोनेट्स भी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। चेंजेस जो होता है बिहेवियर में बर्ड्स में वो भी आने लगता है। उसका बिहेवियर कुछ अलग टाइप का हो जाता है उस टाइम पे। कुछ बर्ड्स एग्रेसिव हो जाती हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सिंगिंग शुरू कर देती है कुछ बर्ड्स, ये सारी चीजें वहां पर होती है एक के बाद एक। तो इसमें जो बर्ड्स जनरली आती है उसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे स्टारलिंग्स और रूक्स जो रहते हैं, इनको माना जाता है कि ये मतलब विंटर के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते हैं।
पेयर ऑफ करते हैं, नेस्ट बनाते हैं, एग ले करते हैं, फिर एग्स को इंक्यूबेट करते हैं, यंग वंस को ध्यान रखना, उनकी केयरिंग करना, ये सारी चीजें एक के बाद करते जाते हैं. सो बाय द टाइम दिस इज कंप्लीट द गोनेट्स हैव गॉन बैक टू देयर रेस्टिंग विंटर कंडीशन. और जब तक वो अपने बच्चों को ऐसे केयर कर रहे होते हैं, इतनी सारी प्रोसेस एक के बाद जब होती है, तो उतने टाइम पे गोनेट्स वापस से नॉर्मल साइज में, नॉर्मल स्ट्रक्चर में, और उनका बिहेवियर भी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है इतने टाइम पीरियड में. तो ये चीजें आपको पता होना थी यहाँ पर. फिर अगर मैं यहाँ बात करूं तो मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स और बर्ड्स, ये दोनों कैसे एनिमल्स होते हैं? ये बस ये दो ही कैटेगरी होती है जो वार्म ब्लडेड होती है. वार्म ब्लडेड आपको पता होगा, वार्म ब्लडेड हमारे अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होगा, चाहे ठंड का सीजन हो या गर्मी का सीजन हो. अंदर का जो टेम्परेचर रहता है, जो कि नॉर्मली ह्यूमंस में 37 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ आप याद रखते हो, तो वो मेंटेन रहता है. वैसे बर्ड्स में भी होता है कि वार्म ब्लडेड रहते हैं. तो और बाकी के इसके अलावा जो होते हैं, यानी कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एक और जो रहती है फिशेज, ये तीन जो रहते हैं वो कोल्ड ब्लडेड रहते हैं. तो दोनों मैमल्स और बर्ड्स जो रहते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और माइट वेल बी एक्सपेक्टेड टू बी रिलेटिवली अनअफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल टेम्परेचर इन एज मच इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं वो मेंटेन रहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे. जैसे कि अंदर एक सिंपल टेम्परेचर मेंटेन रह रहा है, तो अंदर के ऑर्गन्स भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहते हैं. बाहर क्या सीजन क्या हो रहा है उससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन फिर भी बर्ड्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो अमाउंट ऑफ लाइट के ऊपर ही निर्भर करती है, ये आपको पता होना चाहिए. हाउएवर अगर हम एम्फीबियंस में बात करें, एम्फीबियंस में इसका थोड़ा सा अपोजिट केस होता है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. इनका टेम्परेचर जैसे बाहर के टाइम विंटर का चल रहा है तो इनके अंदर भी कुछ अलग टेम्परेचर हो जाएगा, और समर के टाइम पे इनके अंदर भी कुछ अलग टेम्परेचर हो जाएगा. तो एम्फीबियंस जो रहते हैं वो हाइबरनेट करते हैं और डार्क प्लेसेस में रहते हैं. तो बीइंग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सेम टेम्परेचर इन्वायरमेंट की तरह उनके अंदर भी चेंज होता जाता है. तो इस वजह से क्या होता है कि इनका जो सीजनल सेक्सुअल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं राइज इन द टेम्परेचर से डिपेंड करता है. यानी कि जनरली स्प्रिंग के टाइम पर इनके अंदर देखने को मिलेगा ये सारी प्रोसेस. और इट हैज बीन शोन दैट सेक्सुअल एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय लाइट एंड इट मे बी वेल बी दैट इन अ स्टेट ऑफ नेचर अ सक्सेशन ऑफ स्टिमुलस सच एज राइज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इल्यूमिनेशन आर नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट स्पॉनिंग. ये सब याद रखना है आपको. फिशेज में भी दो कैटेगरी की फिशेज होती है, जो सीजनल भी हो सकती है, कंटिन्यूस भी हो सकती है. तो फिशेज के अंदर एक केस आपको यहाँ पर बता देती हूँ मैं कि कुछ फिशेज जैसे कि ट्राउट्स जो होते हैं, ट्राउट्स और स्टिकलबैक जो होती है. तो फिशेज के अंदर ट्राउट्स और जो स्टिकलबैक होते हैं, इनका केस अगर हम बात करें तो ये एनुअल स्पॉनिंग सीजन के हिसाब से, मतलब टाइम सॉरी, ईयर में एक ही टाइम पर ये वहां पर स्पॉनिंग परफॉर्म करेंगे. और इसके अलावा और भी कुछ फिशेज होती है जैसे डॉग फिश, वो थ्रू आउट द सीजन करेंगे. यानी ये कंटिन्यूस ब्रीडर है और ये सीजनल ब्रीडर्स है. तो ये एक तरह से थोड़ा आपको पता होना चाहिए था. इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर साइकिल ऑफ चेंजेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं, वो एक्टिव भी होते हैं, किसी ईयर पे क्विसेंट भी होते हैं. हालांकि हमें बहुत कुछ कम पता है इन एनिमल्स के बारे में, क्योंकि इनकी बॉडीज जो रहती है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है और इतना ज्यादा चीजें अभी फिर भी पता नहीं हो पाई है उनके बारे में. ब्रीडिंग जो रहती है यहाँ पर क्लियरली अगर देखें तो रिलेटेड होती है टेम्परेचर में. जैसे कि ऑयस्टर्स जो होते हैं, ऑयस्टर्स, उनके अंदर पूरा ब्रीडिंग किस पे डिपेंडेंट रहता है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है. विच ओनली लिबरेट द लार्वे व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अबव 18 डिग्री सेल्सियस. अगर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तभी इनके लार्वे को ये रिलीज करते हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें सी अर्चिन की, सी अर्चिन, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो रेड सी रहता है, सी अर्चिन ऑफ रेड सी, एक चीज तो लिखी नहीं मैंने, रेड सी वाले जो अर्चिन होते हैं, तो रेड सी के अंदर उस कलर वाले ही, उस वाले के अंदर आपको याद रखना है. तो ये स्पॉनिंग जब इनका फुल मून टाइम आता है, यानी कि मून जब पूरा फुल रहता है उस टाइम पे ही ये स्पॉनिंग परफॉर्म करते हैं. ठीक है. इसके अलावा एक होते हैं पेलेलोवॉर्म, पेलेलोवॉर्म. ठीक है. ये पाए जाते हैं पैसिफिक सी के अंदर, पैसिफिक सी के अंदर. ये स्पॉनिंग करते हैं ट्वाइस अ ईयर. ट्वाइस अ ईयर को मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, ट्वाइस अ ईयर आप पूरा लिखना. और कब करते हैं? जब लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून रहता है इन अक्टूबर. एक तो कब करेंगे? लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून जब होता है, वो भी कब? अक्टूबर के अंदर. और नवंबर के अंदर भी करते हैं, लेकिन नवंबर में एट डाउन के टाइम पर. ये 2 टाइम पर ये मेनली परफॉर्म करते हैं स्पॉनिंग. उसके अलावा रेगुलेटरी जो रहती है यहाँ पर रिमार्केबल रहती है.
इसके अलावा रेगुलेटरी यहाँ पर रिमार्केबल रहती है. इट इज हार्ड टू बिलीव दैट द लूनर साइकिल एंड स्पॉनिंग आर नॉट रिलेटेड एज कॉजेज एंड इफेक्ट्स, और एट लीस्ट दैट द स्टिमुलस टू रिलीज द गैमेट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय लूनर चेंजेस. In this way, a variety of mechanisms have been evolved among the invertebrates which play a part in the control of sexual reproduction. अब यहाँ लूनर एक्टिविटीज मून से रिलेटेड कैसे हो रही, क्या हो रही, बस ये सिस्टम चले आ रहे, तो वो हमें पढ़ने थे, हमने पढ़ लिए. टॉपिक यहाँ पर ओवर हो जाता है. थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैप्पी लर्निंग.